हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट यूनिट में एक छोटा सा एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में मदद करती है। बेसिकली अगर हम शुरू करें सिविल इंजीनियरिंग से, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो एक बेसिक मोटिव है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एक सुरक्षित कंस्ट्रक्शन, कम से कम लागत में और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने वाला ऐसा निर्माण करना जो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए। यही बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस है। अब जो जियोलॉजी है वो इसमें किस तरीके से मदद करती है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले से जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, अगर उनकी सही जानकारी हमें नहीं है तो शायद हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि उस एरिया में उपस्थित जो रिसोर्सेस हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए हमें बेसिकली एक प्राइमरी सर्वे करना होता है, और चूंकि वो सर्वे जमीन से रिलेटेड है इसीलिए एक एक्सपर्ट यानी जियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये जो करंट में जो सिलेबस चल रहा है इन सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें जो थर्ड सेमेस्टर में जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो एक पेपर दिया हुआ है उसका जो मोटिव है वो यही है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको भी जियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। तो आज इसी सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हुए ये जानेंगे कि जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है वो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से हेल्पफुल होती है। इस लेक्चर को बेसिकली हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो डैम कंस्ट्रक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डैम को बनाने से पहले वहां पर जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों करना चाहिए और पास्ट में इसके क्या रीजन रहे हैं कि उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। सेम चीज हमारे जो अगला टॉपिक होगा डिस्कशन का वो रहेगा रिजर्वायर विथ रेफरेंस टू रिजर्वायर। फर्स्ट टॉपिक with reference to dam, second topic with reference to reservoir, third topic would be with reference to tunnel, and fourth topic with reference to bridges, and the last जो हम टॉपिक आज यहाँ पे कवर करेंगे वो रहेगा with reference to road and highways। तो आइए सबसे पहले देखते हैं with reference to डैम। जैसा कि हमें पता है कि जो डैम है वो कई पर्पस के होते हैं, उसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है, ड्रिंकिंग पर्पस हो सकता है, फ्लड कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारे जो है इनके मोटिव होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डैम को बनाने से पहले पता क्या जरूरत पड़ती है एक जियोलॉजिकल कंसर्न की। तो उसका जवाब ये है कि क्योंकि हमें डैम अर्थ सरफेस पे बनाना है, और अर्थ सरफेस जो है इट मे बी कंसिस्ट अ हार्ड स्ट्रेटा, सॉइल कवर, सैंडी सॉइल और नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिगोलिथ। तो उसको समझने के लिए हमें पहले वहां की जियोलॉजिकल स्टडी करनी होती है। अब जियोलॉजिकल स्टडी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, इसमें वहां की रॉक की स्टडी, वहां की इकोलॉजी, वहां का ग्राउंड वाटर, और वहां पर जो पास्ट में अगर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, कोई भूकंप आया है, या फिर वहां पे कोई शेयर जोन है, या वहां पे कोई एक्टिव फॉल्ट है, या वो एरिया फोल्डेड है, या उसमें कई सारी बेडिंग है। तो इन सब चीजों की जो एक डिटेल स्टडी होती है वो स्टडी किसी भी डैम को बनाने से पहले की जाती है। यही बेसिकली जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, और ये ना केवल डैम में बल्कि जब जो टॉपिक हम आगे कवर करने वाले हैं उसमें भी यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन को करने से पहले हमें ये कुछ जो मुख्य बिंदु हैं जो इसके कंस्ट्रक्शन, जो उसकी लागत को निर्धारित करते हैं, वो बिंदु हैं। पहला तो वहां की अप्रोच, वो जो जगह है, वो कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जहां पे मटेरियल साइट है वहां से कंस्ट्रक्शन साइट कितनी दूर है। अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स द ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन लीड्स द बजट। उसके बाद में आती है ऑन साइट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कोई भी डैम अगर बनता है
तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बहुत ज्यादा हमें कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। जो जो बिल्डिंग स्टोन है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पहले होता है तो उसमें ये चीज इजीली फिगर आउट हो सकती है कि वहां पर हम एक टेम्परेरी क्वेरी बना सकते हैं नहीं, और वो जो वहां का स्टोन है वेदर इट इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग स्टोन और नॉट। कहीं ऐसा ना हो कि काम शुरू करने के बाद में ही ये पता चले कि वहां पर ऐसी कोई साइट है नहीं और हमें काफी दूर से फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर दूर से हमें जो एग्रीगेट या जो बिल्डिंग स्टोन है उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना है। तो बिलीव मी, उस कंस्ट्रक्शन साइट का जो बजट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो डैम को बनाते समय जरूरी होता है। और इसके अलावा कुछ उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम डैम बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बहुत एक काफी बड़ा एरिया जो रिजर्वायर के रूप में रहता है जिसमें पानी रहता है, उस ह्यूज अमाउंट में पानी को स्टोर करने के लिए एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की और वाटर टाइट रॉक की हमें जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, वहां का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और हो सकता है कि हमारे रिजर्वायर का जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं और से सीपेज होके निकलने लगे। इससे क्या होगा, इससे उस रिजर्वायर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर वो एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है तो उससे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर ग्राउंड वाटर कंडीशन की स्टडी भी जरूरी है जो कि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ही आती है। उसके बाद में वहां पर जरूरी है ये देखना कि कोई वहां पर एक्टिव फॉल्ट तो नहीं है, वहां की जो रॉक है उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या है। अगर वो जो रॉक है अगर वो सॉल्युबल है पानी में तो दैट साइट कैन नॉट बी सुटेबल फॉर डैम कंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा और फर्दर स्टडीज होती है, सिस्मोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, टेक्टोनिक स्टडीज होती हैं, जो वहाँ पे जितने भी पुराने फॉर्मेशंस हैं उनकी स्टडी होती है। कोई वहाँ पर डैम बनाने से कोई इकोलॉजी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट है, जो लोकल फॉरेस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी जो डिटेल स्टडी है वो सब इसमें इंक्लूडेड होती है। That's the reason why it is now in current scenario it is mandatory to carry out a detailed geological survey before selecting the dam site. इसके बाद में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है विथ रेफरेंस टू रिजर्वायर। अब जैसा कि हम डैम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिजर्वायर में भी वही चीज अप्लाई की जाती है। रिजर्वायर में ये चीज देखी जाती है मुख्यतः क्योंकि रिजर्वायर सीधे पानी की सप्लाई से रिलेटेड है और ये पानी की सप्लाई हो सकता है किसी इंडस्ट्री को जाए, किसी एग्रीकल्चर लैंड को जाए, या ड्रिंकिंग पर्पज से हो या फ्लड कंट्रोल के पर्पज से हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर में होता है वहां की ग्राउंड वाटर कंडीशन को चेक करना। अगर वहां पर ग्राउंड वाटर कंडीशन सुटेबल है तो ही वहां पर जो रिजर्वायर है वहां पे सजेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर वहां की रॉक इतनी ज्यादा, अगर रॉक की पोरोसिटी परमेबिलिटी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो कोई भी जियोलॉजिस्ट या कोई भी टेक्निकल पर्सन उसको उस जगह को सजेस्ट नहीं करेगा रिजर्वायर के लिए। तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है उसमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी दो की फैक्टर होते हैं जो किसी भी रॉक की वाटर बियरिंग कैपेसिटी और वाटर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज की स्टडी भी वहां पे काफी जरूरी हो जाती है। विथ रेफरेंस टू टनल, अगर हम लोग टनल की बात करें तो टनल में भी जो जियोलॉजिकल स्टडी वो इंपॉर्टेंट होती है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। द रामगंगा डाइवर्जन टनल विच इज बेसिकली इन द नॉर्दर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, उमियाम बारापानी स्टेज 1 टनल जो कि मेघालय स्टेट में है, जैसे जवाहर टनल जम्मू एंड कश्मीर में है, कोयना स्टेज 3 टनल जो कि एक रेलवे टनल है, और अंत में सबसे जो कि प्रसिद्ध है भारत में, बेसिन क्रीक टनल जो कि मुंबई में है। गोवा से मुंबई के बीच में जो एक रास्ता है उसमें ये टनल बनी हुई है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी टनल है। टनल की अगर बात करें तो टनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है, क्योंकि टनल जमीन के कुछ मीटर नीचे होती है,
सीधी सी बात है, वहां पर जो ग्राउंड वाटर कंडीशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ग्राउंड वाटर कंडीशन को चेक करने के लिए हमें वो जो भी रॉक है, जो वहां पे होस्ट रॉक है, उस होस्ट रॉक के सैंपल लेके हमें ये टेस्ट करना पड़ता है, या कहो तो इंजीनियरिंग जो प्रॉपर्टी है वो चेक करनी पड़ती है कि इसमें जो इसकी पोरोसिटी और जो परमिबिलिटी है दैट शुड बी वेरी लेस। अगर ये परमिबिलिटी और पोरोसिटी कम नहीं है तो क्या होगा, टाइम टू टाइम जो सीपेज की प्रॉब्लम है उस टनल में वो बढ़ जाएगी। और अगर सीपेज कंटिन्यूअसली उस टनल में रहेगा, इट मे पॉसिबल कि जो विड्रॉल पंप है वो हमें बड़े लगाने पड़े, या उनसे उसका जो मेंटेनेंस है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को भी हमें फिगर आउट करना होता है कि जो उसकी जो पोरोसिटी और जो परमेबिलिटी है वो एक जो रिस्ट्रिक्टेड लिमिट है उससे ज्यादा ना हो। और इसके अलावा कई सारे और भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जब टनल बनाई जाती है, जिसमें रॉक की स्ट्रेंथ है, फॉल्ट और जो क्रैक्स वगैरह हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि वो जो टनल है किसी शेयर जोन में ना आ रही है, क्योंकि अगर वो टनल किसी शेयर जोन में आएगी और हो सकता है कि वाइल द मेकिंग टनल वो जो शेयर जोन है उसकी स्ट्रेस अगर रिलीज होगी तो इट मे कॉजेस a small earthquake, or it may causes the permanent damage in TBM। TBM का मतलब टनल बोरिंग मशीन। तो इस तरीके से हमें टनल बनाते समय भी कुछ जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं और जो जियोलॉजिकल रेफरेंस है उनकी स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें ब्रिज के रेफरेंस में, तो ब्रिज के रेफरेंस में तो जो सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी। जैसा कि हमें पता है कि कई सारे जो रेनाउंड जो ब्रिज के डिजाइन है, फॉर एग्जांपल अगर केबल स्टे ब्रिज को हम ले लेते हैं तो केबल स्टे ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज में दो बड़े अबटमेंट लगाए जाते हैं जिसपे सारी केबल और जितने भी स्लैब उस ब्रिज पे लगाए जाएंगे उन सबका लोड आता है। तो वो जो अबटमेंट है जिसपे आपके मेन जो टावर है वो स्टैंड करेंगे, अगर वहां पर उसके आसपास के एरिया की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है कि वो डिफॉर्म हो जाए, वो अपनी जगह से टिल्ट हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे कई जो बजट है कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि एक बार कोई चीज अगर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो इट इज वेरी टफ टू चेंज द साइट। ऑल्दो इट मे पॉसिबल, मतलब ऐसा जरूर हो सकता है कि उसमें कुछ रेमेडियल मेजर्स करके उसी साइट को कंटिन्यू किया जाए। तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, जब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो उससे भी अल्टीमेटली उसका बजट बढ़ता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए भी जब भी कोई ब्रिज बनाया जाता है तो उसमें सॉइल टेस्ट, वहां की रॉक टेस्ट, जो रॉक की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं उन सब के टेस्ट, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कि जो बेड है वो कहाँ तक स्ट्रांग है, इन सब चीजों की डिटेल स्टडी की जाती है। अल्टीमेटली ये सारी स्टडी वही एक डिटेल जियोलॉजिकल रिपोर्ट के फॉर्म में उसमें जो एक्सपर्ट है उनको दी जाती है। रोड्स और हाईवेज की अगर बात करें तो रोड्स और हाईवेज में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उनकी डिटेल स्टडी काफी ज्यादा जरूरी होती है। जैसे वहां पे जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या है, वहां के ग्राउंड वाटर कंडीशन क्या है, वहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक्टिव फॉल्ट तो नहीं है, कोई शेयर जोन तो नहीं आता है, वहां पर जो फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक है वो सब तो नहीं आते। तो ये सारी चीजों की जो स्टडी है वो भी जब हम किसी रोड या हाईवेज जो जो 6 लेन और 4 लेन जो हाईवेज बनते हैं आजकल, उनको बनाने से पहले भी एक जियोलॉजिकल स्टडी की जाती है। यहाँ पर इस लेक्चर का मतलब, इस पूरे वीडियो का जो मोटिव है बेसिकली इस चीज को डिस्क्राइब करना नहीं है कि अगर आपने जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं की है तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, हमेशा उसमें प्रॉब्लम ही आएगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि आने वाली मुसीबत को अवॉइड किया जा सके। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मुसीबत आए ही, कई केसेस में ऐसा होता है कि बिना जो पुराने काफी जो पुराने डैम और जो ब्रिजेस बने हुए हैं, जो रोड्स बनी हुई है वो काफी ड्यूरेबल है।
until and unless they don't have any adverse effect of geology, their local geology. तो आई होप कि ये जो हमने यहाँ पे जो जो भी डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें आपकी फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हमें बाय मेल पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।